आज हम 64वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि उस विषय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका क्या जवाब होना चाहिए और क्या विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। मैं राजीव कुमार वर्तमान में बिहार सरकार में सेवारत हूँ और 53-55वीं बैच का अधिकारी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना पीरियड है और आपका एक हॉल बड़ा सा कक्ष रहेगा। कक्ष में आपको कम से कम एक स्टेट में आपके 5 मेंबर रहेंगे। 5 मेंबर में बीच में सब चेयर और उस बोर्ड के हेड होंगे और 4 अन्य उनके साथ सहयोगी होंगे। एक चूँकि कोरोना में एक डिस्टेंस मेंटेन करना था, एक लंबा लगभग आपके 8 से 10 फीट में वो लोग बैठे रहेंगे और आपको बड़े हॉल में कम से कम 5 से 10 कदम चलना भी पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। और सबसे पहले जो हेड मेंबर रहते हैं वो शुरुआत करते हैं 1 मिनट का इंट्रो के साथ, वो बाद में और क्रमिक जितने भी हैं क्रम से बाएं या दाएं जो भी चलें वो लोग 3-3 मिनट औसत सभी लोग लेते हैं। बिहार का जो औसत रहा है इंटरव्यू का 15 से 20 मिनट का औसत रहा है। उसी में आपके सभी विषय वस्तु से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानकर चलिए कि टोटल 20 मिनट में आपको हर मेंबर औसतन 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे। 5 या 1 लाइनर अगर होंगे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको काम करना 20 मिनट में। चूँकि प्रश्न ज़्यादा हो सकते हैं तो प्रश्न में आपको कोशिश करना है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का 2 से 3 लाइन का ही आंसर हो, ज़्यादा डिटेल नहीं हो, सटीक और संतुलित उत्तर होने चाहिए ताकि और दूसरा कि क्रमबद्ध उत्तर हो, जिससे आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ और उनको कम शब्दों में उनकी व्याख्या कर पाएँ। तो आते हैं हम लोक प्रशासन के विषय में। तो लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन, लोक मतलब जनता और प्रशासन का मतलब सेवा देना। और जैसा कि आप लोग पढ़ेंगे मुख्य परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम मुख्य परीक्षा के जो पेपर होते हैं वो आप तो प्रथम पेपर में आपका प्रशासनिक सिद्धांत से संबंधित रहते हैं, दूसरा व्यवहारिक भारतीय प्रशासन संबंधित। अब हालांकि दोनों विषय को मिलाकर एक पेपर ही कर दिया गया है। तो पहला में सैद्धांतिक बातें ज़्यादा हैं, भारतीय प्रशासन जो सेकंड पेपर है पूर्व में जो था उसमें आपको व्यवहारिक विषय वस्तु करते हैं। तो अधिकांश जो देखा गया है कि व्यवहारिक विषय वस्तु से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और चूँकि भारत का जो समस्याएं डे टू डे है उससे संबंधित आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भारतीय प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण है आपका संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, समाजवाद, योजना, सांकेतिक नियोजन। ये 4-5 ऐसे तत्व हैं जो लगभग पॉलिटिकल साइंस को हो, चाहे पब्लिक एडमिशन को हो, चाहे जीके जीएस के, सभी से पूछे जा सकते हैं। तो संसदीय प्रजातंत्र होता क्या है? तो इसमें कहना है कि जहाँ पर संसद की प्रधानता हो और इसमें जो भारत में संसदीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है और संसदीय और जहाँ तक अध्यक्षात्मक प्रशासन की बात है, अध्यक्षात्मक खास करके जो राष्ट्रपति वहाँ के प्रधान होते हैं, जो अमेरिका और फ्रांस का मॉडल है। तो अब पूछा जाता है कि संसदीय प्रजातंत्र भारत में कुछ कमियां हैं, क्यों ना उस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लाया जाए। तो इसमें कहना है कि भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है ब्रिटेन के जो लगभग 200 वर्षों का शासन रहा है उससे हम लोग व्यवहारिक अनुभव रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे 1892 से नियत समय पर अधिनियम आए, 1909 को पार्लियामेंटो हो, चाहे भारत शासन अधिनियम हो, तो हम लोग क्रमिक रूप से संसदीय लोकतंत्र की ओर, प्रजातंत्र की ओर बढ़े हैं। और जो कमियां हैं वर्तमान में, जो सरकार कम समय चलना, मध्यावधि चुनाव होना, जिसके कारण हम लोग मांग कर रहे थे कि संसदीय प्रजातंत्र असफल हो रही है और अध्यक्षात्मक की ओर जाना चाहिए। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो कमियां हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लोग परिपक्व हो रहे हैं। वर्तमान में गठबंधन सरकार का युग आया है और उसके साथ साथ
आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहे हैं जिसके आधार पर सरकार शासन व्यवस्था काम कर रही है। तो वर्तमान समय में जो कमियां थी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। संघवाद, तो संघवाद का भी दो रूप देखा जाता है। अमेरिका का संघवाद कुछ अलग है, भारत का संघवाद कुछ अलग है। तो संघवाद का बेसिक फीचर्स क्या होता है? संघ, ऐसा वाद जो संघ के रूप में काम करे। संघवाद क्या होगा भारत के संदर्भ में? पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कि आपके 4 या 5 प्रमुख बिंदु वहां रहेंगे तो उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, जो एक खरी शासन व्यवस्था, एक खरी न्यायिक पालिका व्यवस्था। तो संघवाद, भारत के संदर्भ में संघवाद में भी हम लोग कहते हैं कि 3 प्रकार के रूप हैं जो सामान्य रूप से पूछा जाता है। एकात्मक संघवाद, सहयोगी, 3 प्रकार के हम लोग इसको ये संघवाद को कह सकते हैं कि एकात्मक, सौदेबाजी का और सहकारी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एकात्मक संघवाद जो क्या था कि 1967 तक जब कांग्रेस में भी केंद्र में भी राज्य में भी जो सरकार जो थी वह आपका दोनों जगह एक ही शासन की, एक ही दल की सरकार थी, तो एकात्मक संघवाद था। 90 के दशक के बाद देखा जाता है कि जो बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी आने लगे, गठबंधन का रूप आने लगा, तो बार्गेनिंग करने लगे, मुझे ये पार्टी चाहिए, वो पद चाहिए, इस प्रकार का बार्गेन करने लगे। तो कुछ ये समय सौदेबाजी के रूप में आने लगा, ये मंत्रालय चाहिए तो हम सहयोग करेंगे। और थर्ड में आपका आ गया सहकारी संघवाद, जो अभी के समय में सबसे अच्छा रूप है। सहकारी संघवाद मतलब क्या है कि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिल करके उस समस्याओं को दूर करने का कोशिश करती है। जैसे आपका नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, इस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म है केंद्र राज्य का, वह सहयोग के आधार पर केंद्र राज्य मिलजुल कर समस्या को दूर करते हैं, तो वह सहकारी संघवाद है। आज के समय में सबसे अच्छा संघवाद का जो रूप है सहकारी संघवाद है। योजना में आते हैं कि सरकार कैसे देश के विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाती है। और जैसा कि हम जानते हैं 1950 में 15 मार्च को योजना आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद आपका 19 योजना 51 से चली है और अभी भी चल रही है। इसमें क्या हुआ, 1991 से कहा जाता है कि 51 से 91 तक जो नियोजन की बात थी वह सरकार का अधिक से अधिक इसमें निवेश की बात थी। सरकार विभिन्न संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण के माध्यम से वह संस्थाएं देश के विकास के निर्माण में लगी हुई थी, सार्वजनिक उपक्रम का निर्माण हो रहा था। लेकिन 91 के बाद क्या हुआ, सांकेतिक नियोजन हो गया। मतलब कि हम लोग निजी क्षेत्र की ओर बढ़े, उदारीकरण, निजीकरण के जो कॉन्सेप्ट आया वैश्वीकरण का, उससे सांकेतिक नियोजन आया। सरकार एक मॉडल बनाई और सरकार को निजी क्षेत्र को भी आकर्षित किया गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया, PPP मॉडल आया, MOU किया गया। इस प्रकार से सांकेतिक नियोजन मतलब सरकार अब डायरेक्ट काम नहीं करेगी, वह एक नियंत्रक के रूप में काम करेगी, फैसिलेटर के रूप में काम करेगी। और जैसे उसके बाद उदाहरण, अब विभा में बहुत सारी कंपनियां आई, हवाई जहाज में आए, आपका बैंकिंग क्षेत्र में आया, तो सब चीज़ का क्या किया, नियमन किया गया, रेगुलेटर के रूप में अब सरकार काम करने लगी। अब आते हैं राष्ट्रपति की सक्रियता। कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की सक्रियता क्या है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प के रूप में है भारत जैसे कंट्री में, लेकिन कुछ राष्ट्रपति ऐसे आए हैं जो अपने वीटो के अधिकार को पालन करके सरकार को बहुत सारे विधेयक में उनका जो पावर दिया गया है कि एक बार जो भी वीटो हो चाहे वीटो के माध्यम से वह प्रस्ताव को वापस किए हैं और वीटो लगाए हैं, जिसके कारण बहुत कई बार हुआ है कि इस वीटो के कारण सरकार ने अपने प्रस्ताव को वापस लिया है। और लोगों को कुछ वैसे विधेयक हैं जो जनता के हित में नहीं थे, उन वैसे कानूनों को रोकने के लिए किए हैं। और एक गार्जियन के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका भी धीरे धीरे बढ़ी है। ठीक है, और प्रशासन को सजग बनाया है। तो जैसा कि सचिवालय निदेशालय है, सचिवालय सचिव का आलय, मतलब कि जो सरकार का जो सिस्टम तंत्र होता है, जितने प्रधान सचिव, उच्च सचिव, मुख्य सचिव के स्तर पर जो
ऑफिस होते हैं वो सचिवालय कहलाते हैं। और निदेशालय क्या होता है कि तकनीकी सेवा, बहुत सारे तकनीकी सेवा के भी लोग हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, आप हेल्थ सर्विस, आपका अभियोजन सेवा, प्रोबेशन सेवा, और बहुत सारे समाज कल्याण में डायरेक्टरेट हैं। तो डायरेक्टरेट का जो भी बिंदु आएंगे वो निदेशालय कहलाएंगे, और सचिवालय के उससे ऊपर जो प्रधान सचिव सबसे कंट्रोलिंग हो गए वह आपके सचिवालय के अंतर्गत। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव क्या है कि राज्य में एक सर्वोच्च प्रशासन का पद है जो राज्य का पूरा कंट्रोलिंग करते हैं। डायरेक्ट वो सरकार और प्रशासन के बीच में कोऑर्डिनेट करते हैं। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जितने भी आते हैं उन्हीं के माध्यम से बहुत सारी नीतियों का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं ना, जो होता क्या कि जैसे बताए भी थे आपको, व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है ना हम लोग आ जाते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि उदारीकरण, हम लोग एक एक लाइन आपको सिंपल में, उदारीकरण, उदार नीति बनाना। पहले क्या था, नीति जटिल होती थी। सरकार की जो नीति थी निजी क्षेत्र के लिए नहीं, सरकार के लिए होती थी। बाहरी लोगों को मौका कम दिया जाता था, नहीं के बराबर दिया जा सकता था। तो नीति को सरल करना, उदार करना ही उदारीकरण के अंतर्गत आता है। निजीकरण मतलब कि निजी को धीरे धीरे बढ़ावा देना, विभिन्न संस्थाओं में उनकी भागीदारी बनना। और वैश्वीकरण, एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हो जाना वैश्वीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर 1991 के बाद आया, जब भारत में बहुत नीतिगत बदलाव आए हैं। अब इसमें एक दो चीज, आखिर कैसे उदारीकरण की ओर, निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका तरीका क्या है कि बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम में एमओयू किया गया, विनिवेश किया गया, गोल्डन हैंड से एक नीति लाई गई, तो उस प्रकार से काम किए गए। तो इसमें एक तरीका सबसे ज़्यादा है विनिवेश, कि हम लोग 51 से लेकर 91 तक सरकार विभिन्न उपक्रमों में पैसा लगाती थी। लगभग 250 उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम हो चुके थे, जो 1951 में 5 सार्वजनिक उपक्रम थे। तो धीरे धीरे सरकार का सरकारीकरण की नीति, अधिग्रहण की नीति जो रही, उससे संख्या बढ़ती चलेगी। लेकिन एक समय आया 91 के बाद, वैश्विक दबाव और आर्थिक स्थितियों को चलते भारत को निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाना पड़ा। तो कैसे किए, तो सरकार को बाजार खुलना पड़ा, और सरकार ने भी जो विभिन्न संस्थाएं थी उनको एमओयू के माध्यम से जवाबदेह बनाया गया। उसके साथ साथ आपका निवेश की नीति, मतलब सरकार पहले निवेश करती थी, रेलवे में हो, एयरप्लेन में हो, विभिन्न संस्थाओं में हो, तो अब क्या करने लगे, वो विनिवेश करने। विनिवेश मतलब जो पैसा पहले विभिन्न संस्थाओं का, गेल सेल, इस सब में, ओएनजीसी में पैसा लगा हुआ था, तो क्या करने लगे, विनिवेश 10%, 20% निजी क्षेत्रों को भागीदारी बनाने लगे, बेचने लगे। बाल्को का निजीकरण किया गया, हिंडाल्को का किया गया, ठीक है, विभिन्न होटल्स का किया गया। तो निजीकरण, विनिवेश 10-20% करके धीरे धीरे उनका शेयर जो था निजी क्षेत्र को हस्तगत किया जाने लगा। अब उसी में आता है पीपीपी मॉडल, पूछा जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ऐसा बनाया गया कि पीपीपी मॉडल, कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र मिल करके शासन व्यवस्था में काम करें। तो इसमें बहुत सारे पीपीपी मॉडल के बहुत सारे बिल्ट बोर्ड, मतलब कि सरकार ने एक बनाया कि आप इस क्षेत्र में काम कीजिए, 10 बिल्ड ऑपरेट कीजिए, और 20 साल के 10 साल बाद जो भी ड्यूरेशन हो उसके बाद सरकार उसका ट्रांसफर कर लेगी, सरकार अपने अधीन ले लेगी। तो जिससे भी बहुत सारे निजी निवेश आए और काम करने लगे। अब आते हैं सतत विकास का। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं विकास क्या है, विकास नित्य नई गतिविधियों का आगे बढ़ाना, देश को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना। उसके लिए विकास के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया सतत विकास का। तो सतत विकास क्या है, देश की भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां बनाना ही सतत विकास कहलाता है। मतलब कि हम लोग जो आगे जो भविष्य में नीति बनाए, खेल नीति, पर्यावरण नीति, वैश्विक नीति, परिवहन नीति, संचार नीति, अन्य नीति बनाए, तो हम लोग को देखना क्या है कि अगला भावी पीढ़ी को भी जो मिनिमम चीज है वो मिल पाए, और पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो कम से कम हो, और विकास के साथ हम लोग
पर्यावरण को भी ध्यान में दें, मतलब कि भावी पीढ़ी को देखते हुए विकास के कार्यक्रमों का तय किया जाना है, क्योंकि विकास होगा तो कुछ न कुछ पर्यावरण में ह्रास होगा, क्षति होगी, लेकिन हम लोग इस प्रकार से काम करना कि पर्यावरण और विकास साथ साथ में आगे बढ़ सकें और न्यूनतम क्षति के साथ हम लोग विकास कर पाएँ, वैकल्पिक संसाधनों का हम लोग ज़्यादा उपयोग कर पाएँ। अब बजट में कुछ टर्म्स हैं, शून्य आधारित बजट हैं, लिंग आधारित बजट है, परिणाम बजट है। शून्य आधारित बजट मतलब क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, शून्य आधारित बजट मतलब कि हर साल हम लोग जो प्लान बनाएंगे, पुराना बजट में कितना पैसा खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ, वो हम लोग टोटली शून्य कर देते हैं, उसका पुराना उपयोग था कि नहीं था। तो शून्य आधारित बजट है कि बिल्कुल नई सिरे से वो प्लान करना, पिछले साल की योजनाओं में क्या रही, क्या समस्याएं आई, उससे निरपेक्ष होकर के हमको बजट निर्धारण करना। परिणाम बजट, आउटकम बजट 2007 में आया। तो इसके पहले निष्पादन बजट आया। निष्पादन और परिणाम लगभग मिलता जुलता। निष्पादन बजट 1969 में आया। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका हम लोग आंक कर सके, मूल्यांकन कर सके। तो मूल्यांकन करने का अर्थ क्या है कि जो हम जैसे शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, उसमें कुछ वैसे कैटेगरी सूचक को हम लोग तैयार करें ताकि उसका हम और निष्पादन हम लोग का जांच कराएं, कुछ वैसे कैटेगरी को बांटा जाए ताकि उसको हम लोग रिव्यू कर सकें कि उसका आउटकम। उसी का अगला नया आउटकम बजट आया 2004 में। कुछ सेट को ऐसा चुना गया जहां से उसके परिणाम को देखा जाता था, रिजल्ट को देखा जाता था कि उसका लाभ उस योजनाओं का हम लोग मूल्यांकन कर सके। सच में शिक्षक में हम लोग जो निवेश किए हैं सिर्फ किताब बांटने से नहीं होगा, किताब के साथ वो सच में वास्तविक उसकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी कि नहीं। तो इस प्रकार का बजट कि परिणाम, आउटकम बजट कि परिणाम को ध्यान में रखे कि मात्र शिक्षा संख्या पर न देखा जाए, स्कूल टेबल डेस्क कितने लगे हैं, बल्कि उसके बौद्धिक और जागरूकता, शिक्षा की वृद्धि और बौद्धिकता का कितना विकास हुआ है, उस आधार पर अगर परिणाम को मापते हैं तो परिणाम बजट कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है गठबंधन सरकार क्या है, क्यों जरूरी हुआ। वो कहा कि धीरे जैसे जैसे केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार का धीरे कमजोर हुई, विपक्षी राष्ट्रीय दल और छोटे दलों का, क्षेत्रीय दल का गठन होने लगा, उनके बीच क्षमता बढ़ने लगी, तो गठबंधन सरकार की मजबूरी की, गठबंधन सरकार की ओर बढ़ने लगे। और केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो 90 के बाद से ऐसी भूमिका आई है गठबंधन सरकार को दो भागों में बांटा देखा जा रहा है, एनडीए और यूपीए के गठबंधन के रूप में। तो गठबंधन सरकार आज के समय की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं की आवश्यकता हो गई है। गठबंधन सरकार कह सकते दो या दो से अधिक दलों के द्वारा सरकार बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे गठबंधन, और सरकार बनाए जाते हैं उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार में इधर लगातार अब देखा जाए तो 90 लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे परिपक्वता की ओर है। शुरुआती चरण में एक दो बार ऐसे आए, लेकिन वर्तमान में फिर देखा जा रहा है 2000 के बाद फिर ये परिपक्वता की ओर आ रही है, और राज्य में भी और केंद्र में भी वह स्थायित्व की ओर दे रही है, और गठबंधन सरकार भी 5 साल तक चल रही है। इसमें 2-3 चीज नया है जिसके कारण देखा जाता है गठबंधन सरकार परिपक्व हो रही है। चुनाव के पहले ही गठबंधन हो जाते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है, कॉमन स्टीयरिंग कमेटी बनती है। इस प्रकार के कारणों के कारण आपका यह ज्यादा गठबंधन धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। 5 मिनट। अब 2-2 मिनट में हम क्या करते हैं कि आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर हम लोग कर देते हैं कि टेलर का क्या है। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या, प्रबंध में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अपनाया जाना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इस प्रकार टेलर ने प्रबंधन वैज्ञानिक तरीकों से अपनाकर कल कारखानों, उद्योगों को बढ़ावा दिया, और न सिर्फ रशिया में बल्कि अन्य कंट्रियों में भी इससे बहुत विकास हुआ और क्षमता बढ़ी। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ही एल्टन मेयो के द्वारा मानवीय संबंध कर दिया गया कि नहीं, मात्र मनुष्य को श्रमिक मानने से ये सही नहीं होगा। उन्होंने मानवीय सिद्धांत दिया कि मानव को भी आवश्यकताएं होती है, सामाजिक गुट होता है, समाज में मानवीय संबंध भी बढ़ावा होना चाहिए। उन्होंने मानवीय संबंध को बल दिया। तो एल्टन मेयो को
आपको मानवीय संबंध के जनक कहे जाते हैं। दूसरा कि आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन, जैसा बताया था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या पूछे जाते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है कि प्रशासन के संदर्भ में तुलनात्मक को बढ़ावा देना, दो या दो से अधिक राज्य क्षेत्र इकाई का तुलना किया जाना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तो जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन की हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाई को हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभव को साझा करते हैं, उनकी अच्छाइयों को अपने देश में, अपने समाज में और क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे अगर उदाहरण देखा जाए तो लोकपाल लोकायुक्त की जो अवधारणा है तुलनात्मक लोक प्रशासन के कारण ही वह भारत में भी अडॉप्ट किया गया। विकास प्रशासन की 1960 के दशक में विकास प्रशासन का सिद्धांत आया कि विकासशील देशों में सामान्य प्रशासन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा, इसके लिए विकास प्रशासन को लाया गया। अब कहा जाता है विकास प्रशासन और विकास प्रशासनिक विकास क्या है। विकास प्रशासन एक व्यापक रूप है, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, अन्य सभी क्षेत्रों में जब विकास करेंगे तब विकास प्रशासन कहलाएंगे। और प्रशासनिक विकास मतलब प्रशासन की क्षमता में और कर की क्षमता में जब वृद्धि करेंगे तो प्रशासनिक विकास कहलाता है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास ने दोनों में अंडे मुर्गी का संबंध है। मतलब कौन पहले आया ये कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों एक दूसरे के तुलनात्मक हैं। दोनों के विकास और सहयोग से ही वह सरकार और समाज आगे बढ़ सकता है। प्रत्यायुक्त विधान क्या है? प्रत्यायुक्त विधान आपका है कि विधायिका के द्वारा मंत्री को या कार्यपालिका को नियम कानून बनाने की शक्ति को प्रदत्त किया जाना प्रत्यायुक्त विधान कहलाता है। ठीक है। न्यायिक नियंत्रण, तो आपका नियंत्रण के 2-3 प्रकार है, इसमें विधायी नियंत्रण है, न्यायिक नियंत्रण भी। विधायी नियंत्रण में आ गया आपको विधायिका के द्वारा काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल प्रस्ताव, संसदीय समिति, आधे घंटे की चर्चा, इस प्रकार के जो चर्चा के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं उसको आपको विधायी नियंत्रण कहते हैं। न्यायपालिका के द्वारा है, आपको अगर कोई कानून बनाया गया है, कानून की समीक्षा की जाती है और कानून में अगर कुछ खामियां हैं तो उसके आधार पर फिर ना संशोधन किया जाता है, तो न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसमें जनहित याचिका का बहुत बड़ा रोल है, जो पीएन भगवती के द्वारा शुरू किया गया था कि जनता के हितों को देखते हुए कुछ वैसे मामले हैं जो जनहित याचिका के रूप में सुने जाते हैं। बहुत बार ऐसे भी ये मामले हैं कि स्वतः संज्ञान भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। विधि का शासन, प्रशासनिक विधि क्या है? विधि का शासन क्या है कि विधि शासन सभी के समान रूप से माना जाता है, विधि में सभी को समान दर्जा दिया गया है। जबकि प्रशासनिक विधि क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूपरेखा बनाई जाती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के भी देखा जाए तो विधि का शासन आपका लंदन से, ब्रिटेन से लिया गया है, प्रशासनिक विधि का सिद्धांत आपका फ्रांस से लिया गया है। तो इस प्रकार प्रशासनिक विधि के बाद धीरे धीरे है ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी बनाया गया। भारत में भी अभी तक बहुत सारे, सबसे पहला न्यायाधिकरण कैट का बना 1985 में, उसके बाद पर्यावरण अधिनियम है, केंद्रीय इनकम टैक्स है और अन्य बहुत सारे ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में तो नई समस्याएं आती रहती है, उस समस्याओं को देखते हुए कि उस समस्याओं को देखकर निरंतर जो सुधार किए जाते हैं उसे प्रशासनिक सुधार करते हैं। प्रशासनिक सुधार में तकनीकी स्तर पर भी हो सकते हैं और अन्य स्तर पर भी हो सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त वेबर और रिक्स का मॉडल भी है। वेबर का मॉडल आपका है कि नौकरशाही का रूप क्या हो, कैसा हो, जबकि रिक्स का मॉडल ये कहता है कि नौकरशाही कैसी है, विकासशील देशों की नौकरशाही कैसी है, उस संदर्भ में तुलना करते हैं। और सामान्य का निर्णयन सिद्धांत है। सामान्य का निर्णयन सिद्धांत में तथ्य और मूल्य का संयोग की बात करते हैं। निर्णय के लिए 3 चरण की बात करते हैं कि समस्या क्या है, समस्या के कितने विकल्प हैं और अंतिम सर्वश्रेष्ठ निर्णय का चयन के रूप में करते हैं। और
संतोषजनक मॉडल दिए हैं कि मतलब कोई भी निर्णय हम लोग क्या है कि उस समय परिस्थिति के हिसाब से उपलब्ध संसाधन के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए साइमन का जो निर्णय निर्धारण है, उन्होंने कहा है कोई भी निर्णय 100% सटीक नहीं हो सकते, वह समय परिप्रेक्ष्य तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में ही सही हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के निर्णय को उन्होंने संतोषजनक मॉडल के रूप में संज्ञा दी है। ठीक है।